गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम देख रहे थे फोर स्ट्रोक इंजन का, और ये भी समझे थे कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है इसमें, और टर्निंग मोमेंट डायग्राम से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हमको सीखने को मिलता है, क्या हम समझते हैं इससे, और ये हम लोग कल देखे थे। इसके आगे हम लोग आज देखते हैं और क्या पढ़ना है। ये सब कुछ क्राइटेरिया है जो रिसर्च बेस्ड है। टर्निंग मोमेंट में क्या क्या होता है जो दिखाएगा। फोर सिलेंडर इंजन का लगभग 40% ऑफ एनर्जी ऑफ द साइकिल इज टेम्पोरली स्टोर। तो फोर सिलेंडर इंजन में जब हम लोग एनर्जी को जब कंसीडर करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% इंजन जो एनर्जी जो होता है, जो पिस्टन में हम लोग को जो एनर्जी क्रिएट हुआ उसका लगभग 40% एनर्जी जो होता है फ्लाईव्हील में टेम्पोरली स्टोर होता है, जो कि नेक्स्ट साइकिल में जब हमको पावर स्ट्रोक मेरे पास नहीं रहता है, सनसन या एग्जॉस्ट वगैरह या वर्किंग स्ट्रोक रहता है, उसमें हमको मिलता है ये 40% एनर्जी हमको वापस हमको फिर मिलता है। ठीक है, ये भी कह रहा है कि नॉट ऑल ऑफ दिस एनर्जी गोज इनटू फ्लाईव्हील। पूरा का पूरा एनर्जी जो 40% का है वो पूरा फ्लाईव्हील में नहीं जाता है, कुछ वर्किंग में भी जाता है। ठीक है, जो इंजन से जो हम वर्क लेते हैं, जैसे इंजन हमारा वर्क करता है तो उससे हम कुछ काम लेते हैं ना। इंजन का पर्पस ये थोड़ी है कि हम इंजन चला के खाली रोटेट करना, उसका ये काम तो नहीं होता है। इंजन का मेन पर्पस तो होता है हमारा कि हम कुछ फ्यूल दिए, कुछ इनपुट दिए और कुछ हम उससे हमको कुछ आउटपुट मिला। इंजन का ये काम होता है, और उस आउटपुट को हम लोग यूजफुल वर्क में यूटिलाइज करते हैं। तो टोटल 40% जो एनर्जी होता है, ये टोटल का टोटल फ्लाईव्हील केवल अब्जॉर्ब और रिलीज नहीं करता है। इसमें से कुछ एनर्जी का हिस्सा जो होता है यूजफुल वर्क में भी चला जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ एनर्जी का हिस्सा यूजफुल वर्क में भी चला जाता है। जबकि 6 सिलेंडर इंजन में ये जो 40% एनर्जी जो फ्लाईव्हील में जा रहा था, स्टोर हो रहा था, तो 40% का ना होकर के 6 सिलेंडर इंजन में 20% ही चल जाता है। तो जैसे जैसे हम ये देखते हैं इसमें फ्लाईव्हील के कॉन्सेप्ट में, जैसे जैसे हमारा इंजन में नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ते हैं, ठीक है, तो एनर्जी का फ्लक्चुएशन कम होता है, और जो एनर्जी फ्लाईव्हील में जा रहा था उसका परसेंटेज वैसे वैसे कमते जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में और ज्यादा 60 to 70% एनर्जी हम लोग को फ्लाईव्हील में जाता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है, और उसमें से कुछ वर्किंग के लिए भी जाता है, यूजफुल वर्क में भी जाता है। ठीक है, जबकि फोर सिलेंडर में 40% एनर्जी तक स्टोर होता है आपका फ्लाईव्हील में, उसमें से कुछ इंजन खुद अपने वर्किंग के लिए लेता है और कुछ आपको यूजफुल वर्क के लिए जो आउटपुट हमको मिला उसमें जाता है। उसी तरह से 6 सिलेंडर में भी ऐसे ही होता है, मगर हम जब जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर और परसेंटेज ऑफ एनर्जी को हम जब कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं कि इंजन में जब नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ सिलेंडर जैसे जैसे बढ़ता है, फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी रहता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए इसी आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं या देखते भी हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में भी ये देखा गया है कि जब आप डीजल सेट देखते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा फ्लाईव्हील होता है, और जबकि आप कार या ट्रक इंजन देखते हैं या बस का इंजन देखते हैं तो उसमें फ्लाईव्हील छोटा होता है। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल डीजल सेट जिससे हम लोग सिंचाई वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा फ्लाईव्हील रहता है। 20-20 किलो, 25 किलो, 40 किलो तक का भी अगर बड़ा बड़ा डीजल सेट है तो 40-40 किलो तक का भी आपको रहता है फ्लाईव्हील। जबकि वही 4 सिलेंडर 8 सिलेंडर आप लोग कार में जाइए तो उसमें आपका फ्लाईव्हील छोटा हो जाता है। दूसरा केस एक और में फ्लाईव्हील छोटा, एक और में फ्लाईव्हील छोटा होता है, ट्रक वगैरह इंजन हो गया। ठीक है ना, उसमें भी फ्लाईव्हील होता है, मगर नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ जाने के कारण फ्लाईव्हील का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि हम जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, तो ये रिसर्च बेसिस पे देखा गया है कि आपको परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो फ्लाईव्हील में स्टोर होता है वो कम होता है। ठीक है ना, ये हम लोग और अच्छे तरीके से कब समझेंगे, जब इंजन डिजाइन आप लोग जब देखिएगा ना तब उसमें और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये काम क्या और कैसे कम हो जाता है, सर बता तो दिए, तो वो कैसे कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, जब नंबर ऑफ सिलेंडर जब बढ़ता है
तो सिलेंडर का अरेंजमेंट ही ऐसा हो जाता है ना, सिलेंडर का अरेंजमेंट ही ऐसा हो जाता है, सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट इस तरह का हो जाता है कि एनर्जी का फ्लक्चुएशन या वेरिएशन उसमें कम होता है कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन या 2 सिलेंडर इंजन। ठीक है ना, ये हम देखते हैं। जब टर्निंग मोमेंट डायग्राम में एक हम लोग को जरूरत पड़ता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोग पढ़े ही हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mk स्क्वायर, जिसमें k क्या है, k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग खाली याद रखना, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास ऑफ फ्लाईव्हील और k मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखो अब हम लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जैसे फ्लाईव्हील में एनर्जी का आपको फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो हम लोग को निकालने के लिए रहेगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लाईव्हील में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना होता है, ये हम लोग को बार बार क्वेश्चन में आएगा निकालने के लिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो जैसे ही पावर स्ट्रोक आता है आपका एनर्जी बढ़ जाता है, शुरू से फ्लाईव्हील में यही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो जो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा हमको और जो मिनिमम एनर्जी मिलेगा उसके बीच के डिफरेंस का जो हम लोग डिफरेंस जो पता लगाएंगे वही उसी को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर ये एक सिंपल डायग्राम जो आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसमें अगर आप देखिए तो मैक्सिमम एनर्जी हमको इस पॉइंट पे मिल रहा है और मिनिमम एनर्जी क्या इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जो हम लोग बोलेंगे ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी के बीच का डिफरेंस है, तो इसी को हम लोगों को बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये निकालेंगे कैसे, तो सिंपल फंडा, जहां पे भी मैक्सिमम एनर्जी होगा कितना होगा वो पहले ज्ञात करेंगे, वो हम लोग निकालेंगे, या अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है ना, तो सपोज दैट मैक्सिमम एनर्जी A3 पॉइंट पे हमको मिल रहा है, A3 वाला साइकिल में मिल रहा है, तो A3 हम लिख लेंगे, या एनर्जी को E से डिनोट करते हैं तो E3 भी लिख सकते हैं, E3। और मिनिमम एनर्जी सपोज दैट हमको मिल रहा है कहाँ पे, A6 पे मिल रहा है, तो इसको हम E6 से डिनोट करते हैं, मिनिमम एनर्जी जो मिल रहा है। तो E3 माइनस E6 इक्वल टू डेल्टा ई, और यही आपका मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। इसको कहीं कहीं पे EF से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे डेल्टा ई से भी आप लोग को डिनोट करते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। EF हो गया, EF हो गया, उससे भी डिनोट किया था स्मॉल f से फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा EF मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी या डेल्टा F मैक्स। ठीक है, कोई भी एक लेके चलेंगे, उससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मगर हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन होता क्या है। इसमें इस तरह का टर्म और भी आएगा, एक टर्म आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसी तरह से आएगा मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन, उसी तरह से आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है ना, तो ये सब छोटा छोटा टर्म है, हम लोग एक एक करके देखेंगे, डील करेंगे, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है क्या, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो वर्किंग के दौरान फ्लाईव्हील जब वर्क कर रहा होगा उसके दौरान जिस समय उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा उसमें वो, और जो मिनिमम एनर्जी जो स्टोर होगा वो, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और मीन एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के, मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज को हम लोग बोल देंगे क्या, मीन एनर्जी। ठीक है, मीन एनर्जी, इसी से टर्म निकला है टी मीन, मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीन हमको निकलता है। मीन निकालने का सिंपल माध्यम क्या है, ये है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो तो मिनिमम मीन निकल जाएगा, मीन वैल्यू मिड पॉइंट वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनर्जी निकालते कैसे हैं। अगर हमको इसके एनर्जी के फॉर्म में या हर साइकिल में किसी डिग्री के, जब क्रैंक जब रोटेट करेगा तो किसी पार्टिकुलर डिग्री के लिए, कि सपोज दैट
60 डिग्री क्रैंक रोटेशन पे एनर्जी हमको फ्लक्चुएशन इतना मिलता है, 20 डिग्री रोटेशन पे एनर्जी हमको कुछ मिलता है। वो अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग एनर्जी फ्लक्चुएशन कैसे निकालेंगे। तो जितना भी एनर्जी दिया हुआ रहेगा हम सबको बारी बारी से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ई जितना भी पॉइंट है ना, आपको 5-6 पॉइंट पे हर पॉइंट पे कितना एनर्जी है। जैसे ए पॉइंट पे कितना एनर्जी मिल रहा है, ए से बी तक हमको कितना एनर्जी मिल रहा है, सी तक कितना एनर्जी मिल रहा है, और डी तक कितना एनर्जी मिल रहा है, ई तक कितना एनर्जी मिल रहा है, एफ तक कितना एनर्जी मिल रहा है, और जी तक कितना एनर्जी मिल रहा है। हर पॉइंट के लिए एनर्जी हम लोग निकालेंगे कितना एनर्जी यहाँ पे है। और उसके बाद कितना एनर्जी आया सब में देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। मैक्सिमम वाला से मिनिमम वाला को घटा देंगे तो हमको मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। जैसे इसी को एग्जांपल में देखिए, जैसे ये A1 A2 क्या है, ये एनर्जी दे रहा है, ठीक है। ये A1 A2 ये एनर्जी जो हमको फ्लाईव्हील से हमको मिल रहा है। तो हम क्या सीखे थे जब टर्निंग मोमेंट डायग्राम देख रहे थे, मीन पॉइंट के ऊपर वाला को सरप्लस एनर्जी बोल रहे थे, एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिल रहा है। और मीन पॉइंट के नीचे वाला एनर्जी को क्या बोले थे, जो एनर्जी फ्लाईव्हील रोटेट करने के लिए या इंजन रोटेट करने के लिए कंज्यूम कर रहा है वो एनर्जी। तो जो मीन से ऊपर वाला एनर्जी वाला पार्ट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और मीन से नीचे वाला जो एनर्जी होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए उसमें दिया हुआ है सब एनर्जी एट बी ई प्लस ए। तो बी तक कितना एनर्जी है, सपोज यहाँ इस पॉइंट ए पॉइंट तक आपके पास ई एनर्जी था, ठीक है। एनर्जी सपोज हम माने लेट एनर्जी एट पॉइंट ए इज ई। तो बी पॉइंट तक आपके पास कितना एनर्जी हो गया, सरप्लस हमको ए प्लस मिल रहा था, जो सरप्लस हमको मिल रहा था ना ए। देखो मीन पॉइंट से ऊपर है A1, तो B पॉइंट तक पर एनर्जी हमको हो गया B प्लस A1। उसी तरह से C पॉइंट तक हमको कितना एनर्जी मिला, C पॉइंट तक हमको कितना एनर्जी मिला, B पॉइंट में कितना एनर्जी था, A2 क्या है और ले लिया, तो A2 कितने का था, A2 माइनस। तो एट एनर्जी एट C B प्लस A माइनस A2। उसी तरह से D पॉइंट पे फिर हमको सरप्लस मिल रहा है तो A, और एनर्जी एट B E F G। इसी तरह से अगर और रहेगा तो सारा का हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो हमारे जैसे A1 A2 A3 का कोई वैल्यू होगा और E का भी कोई वैल्यू होगा। अगर E का कोई वैल्यू नहीं होगा तो हमारे पास कोई डायमेंशन दिया होगा, कुछ डाटा होगा, उससे E का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर देखेंगे कि इसमें से हमारे पास मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। उसके बाद हम फिर उससे घटा देंगे। जैसे इस केस में आपको माना है कि मैक्सिमम एनर्जी इन फ्लाईव्हील इज एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा था। तो बी पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी कितना हमारे पास E प्लस A1। उसी तरह से मिनिमम एनर्जी हमको मिल रहा था किस पॉइंट पे, A1 माइनस A2 प्लस A3। हम देखते हैं किस पॉइंट पे था हमारा। तो मैक्सिमम एनर्जी हमको F पे मिल रहा था, F पॉइंट पे मिल रहा था। तो E पॉइंट पे मिल रहा था, ये वाला है, ये वाला पॉइंट E पॉइंट पे मिल रहा था हमको, ठीक है ना। ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो E पॉइंट पे हमको एनर्जी मिल रहा था। तो मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी मालूम चल गया, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम निकाल लेंगे। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो बहुत आसान होगा, आसानी से बना दीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, लगभग सारा वैल्यू दिया हुआ रहता है, केवल E का वैल्यू नहीं रहता है। इसका भी आपको E को निकालने के लिए डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, जो आप निकाल लीजिएगा। आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि एनर्जी कैसे निकलता है। तो एनर्जी का एक फार्मूला होता है E इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू आई इंटू अल्फा, हाफ इंटू आई इंटू अल्फा होता है या ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से होता है, हमको याद नहीं देखते। तो इस फार्मूला जो भी फार्मूला हमारे पास रहेगा E का, उससे हम निकाल लेंगे, शायद यही फार्मूला होता है आई अल्फा। देखेंगे सही फार्मूला क्या होता है जो आगे क्लास। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी रेशियो है किसका,
मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और वर्क डन पर सेकेंड का, ठीक है, वर्क डन पर साइकिल का। तो हम जैसे ही आपको पहले ही बताए थे कि छोटा छोटा ऐसा ऐसा ढेर सारा टर्म आएगा और इसी पे प्रॉब्लम आपका बेस्ड रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी सब फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा, जैसे गियर ड्राइव में भी था, ठीक है, उसी तरह से फ्लाईव्हील में भी इसी पे फॉर्मूला बेस्ड सब प्रॉब्लम रहेगा। तो हम लोग एक एक करके फॉर्मूला अगर याद करते जाएं और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है ये समझते जाएं तो हमारे लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा ना। तो वो हम लोग समझते चलते हैं और फिर फाइनली जब सारा हम लोग क्लियर कर लेंगे फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करना है उसके बाद न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आया कि नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। ये सब छोटा छोटा टर्म है ना जो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ठीक है ना, उसमें ये दे देगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो उस केस में आप लोग को डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन लिख करके इसका फॉर्मूला लिखना है और इस फॉर्मूला में क्या क्या यूज होता है उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। मतलब ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी उस साइकिल में कितना है और उस साइकिल में वर्क डन हमारा कितना हुआ है इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमको मिल जाएगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को आप लोग डिनोट करेंगे CE से, C फॉर कोएफिशिएंट, E फॉर एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है ना, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो हम लोग अभी निकालना सीखे पीछे वाला फॉर्मूला से, एनर्जी दिया हुआ रहेगा तो उससे निकाल लेंगे और नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है वो आगे चल के हम बताएंगे, जैसे ई वाला जो फॉर्मूला था ना उससे भी निकलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे ई मैक्सिमम होगा वहाँ पे E1 और जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे E2, दोनों जगह पे निकाल के फिर उसको माइनस कर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा एनर्जी, ठीक है ना। तो वो हम आगे अगला क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था उसका, एनर्जी कोएफिशिएंट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का निकालने का दूसरा एक अदर फॉर्मूला है वो हम लोग आगे वाला क्लास में देखेंगे। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पे हम हैं, तो डिफिनीशन बहुत आसान है, इसको लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसमें एक और नया टर्म हमारे पास हो गया क्या, वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन एक साइकिल में कितना होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, पढ़े थे, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस 10th में पढ़े होंगे। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्लाईव्हील के केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, तो फ्लाईव्हील पे वर्क क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो हम लोग फ्लाईव्हील में वर्किंग टॉर्क कौन सा कंसीडर करते हैं, मिनिमम मीन टॉर्क को वर्किंग टॉर्क। और फ्लाईव्हील में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फ्लाईव्हील जब मूव कर रहा है तो उसका एक पॉइंट एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रहा है, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। ये मूवमेंट किसमें हो रहा है, सपोज दैट ये ए से बी सी डी 3, ए से बी तक गया पॉइंट बी, सी डी तक गया, डी से फिर ई तक गया और ई से फिर अगेन ए तक आया। तो ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा लगा देंगे। एंगुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट किसको बोलते हैं, थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको। तो वर्क डन पर साइकिल का हमारा फॉर्मूला होता है टी मीन इंटू थीटा। यहाँ पे टी मीन क्या है, टी मीन क्या है, फ्लाईव्हील में क्रिएट हुआ मीन टॉर्क, और थीटा क्या है, जितना डिग्री एंगल से थीटा, जितना डिग्री एंगल से फ्लाईव्हील हमारा मूव किया वो, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे। दूसरा क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल घूमेगा वो, क्योंकि कितना के लिए पूछ रहा है, वर्क डन पर साइकिल। तो जितना एक साइकिल अगर कंप्लीट करने के लिए हमारा एक साइकिल अगर 360 डिग्री में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई। अगर एक साइकिल हमारा 2 रोटेशन में कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में थीटा हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई। जैसे सिंगल सिलेंडर इंजन का अगर केस रहेगा तो सिंगल सिलेंडर इंजन में आपको क्या है 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, तो उस केस में आप
2 पाई देंगे थीटा इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहा फिर भी, ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि आपको टी मीन दे देगा और थीटा देगा नहीं, लिख देगा कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो आपको मालूम चलाना चाहिए कि 2 स्ट्रोक इंजन में कितना रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट होता है और 4 स्ट्रोक इंजन में कितना साइकिल में एक एक स्ट्रोक सॉरी कितना 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 रोटेशन में आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जब भी आएगा आपको 2 पाई हो जाएगा थीटा, और 4 स्ट्रोक इंजन जब भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखे थे, कितना डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, 4 पाई में 2 रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था। नहीं याद है? नहीं याद है? देखिए दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा। देखिए ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में अगर हमको वर्क डन पर साइकिल निकालने के लिए बोलेगा फ्लाईव्हील के केस में, तो लिख देंगे ये वाला, लिख देंगे 720 डिग्री, 720 डिग्री लिख देंगे। 720 डिग्री कितना कितना के बराबर होता है, 4 पाई के इक्विवेलेंट होता है। ये 720 डिग्री 4 पाई के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल टू 720 डिग्री। उसी तरह से सिंगल सिलेंडर इंजन में देखिए 360 डिग्री में कंप्लीट हो रहा है आपका एक साइकिल, 360 डिग्री में कंप्लीट हो रहा है, तो जब सिंगल सिलेंडर इंजन मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो पाई ऑटोमेटिकली हम थीटा ले लेंगे कितना, 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट पी मीन निकालने के लिए, अगर पावर हमको दिया हुआ है कि इंजन में जब पिस्टन जब वर्क करता है तो पावर इंजन कितना क्रिएट कर रहा है, पावर हमको पी अगर दिया हुआ रहेगा इंजन में, तो टी मीन हम लोग उससे निकाल देंगे पावर के लिए जो फार्मूला है उससे। तो पावर के लिए एक फार्मूला आप लोग अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम में या मॉस जिसको बोलते हैं उसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे टॉर्सन, तो P इक्वल टू उसमें एक फॉर्मूला आता था 2 पाई NT बाई 60, ठीक है, उसी से ये निकला है। T के जगह पे हम लोग P मीन लिख रहे हैं, तो हमको जरूरत क्या है, हमको पिछला वाला फॉर्मूला में हमको क्या जरूरत था, वर्क डन पर साइकिल निकालने के लिए P मीन का जरूरत था, P मीन का जरूरत था ना, तो इस फॉर्मूला से हम लोग P मीन निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? और बताना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है। और अगर हमको n भी नहीं मालूम है, अगर m हमको नहीं मालूम है, ओमेगा डायरेक्टली दिया हुआ है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, टी मीन इक्वल टू p बाई ओमेगा, p बाई ओमेगा। और ये किस में आएगा आंसर आपका, वाट में आएगा, जबकि क्या आपका स्पीड आरपीएम में होना चाहिए और एंगुलर स्पीड आपका रेडियन पर सेकेंड में होना चाहिए। जब इसमें आप इस यूनिट में आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो पावर जो हमको मिलेगा यहाँ से वो वाट में आएगा, और टॉर्क जो हमको मिलेगा वो किस में आएगा, टॉर्क जो हमको मिलेगा न्यूटन मीटर में आएगा। तो इस केस में हमेशा और हमेशा ऐसा यूनिट फॉलो करेंगे, पावर अगर किलोवाट में दिया हुआ रहा तो उसको वाट में बदल के पुट करेंगे, डायरेक्टली किलोवाट में मत पुट कर दीजिएगा, नहीं तो फाइनल आंसर आपका सब कुछ सही होते हुए गलत आ जाएगा। तो हमेशा आप इसके केस में, फ्लाईव्हील के केस में यूनिट जो है एसआई में पुट करिएगा, और जैसे बता रहे हैं वैसे पुट करिएगा चेंज करके, अगर इधर उधर कुछ दिया हुआ रहे तो पावर हमेशा जो भी अगर किलो वाट में भी दिया हुआ तो उसको वाट में करके लिखना है, और एंगुलर स्पीड अगर दिया हुआ है तो उसको रेडियन पर सेकेंड में लिखना है, अगर रेडियन पर सेकेंड में नहीं है तो उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर लिखना है। उसी तरह से अगर रोटेशन पर सेकेंड में दिया हुआ है या रोटेशन पर आवर में दिया हुआ है तो उसको वैसे ही लिखिएगा, n को रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट करके लिखना है, तभी आंसर आपका सही आएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन पर साइकिल निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइकिल दिया हुआ है और टोटल वर्क डन दिया हुआ है तो टोटल वर्क डन ही हमारा पावर होता है। टोटल वर्क डन पर सेकेंड हमको क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड इक्वल टू पावर, वर्क डन W/T पावर का फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल टू W/T, 10वां में ही था ये सब पढ़ने का।
ठीक है। तो वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो हमको यहाँ वर्क डन पर सेकेंड नहीं निकालना है, वर्क डन पर साइकिल निकालना है, ठीक है। तो इन हमको मालूम है, इन नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक दिया हुआ है 1 मिनट में, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वर्क डन पर सेकेंड निकल जाएगा। वर्क डन पर साइकिल आपको निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन पर साइकिल निकाल लेंगे तो हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी निकल जाएगा। और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को निकालना आप सीख ही गए हैं, एक बेसिक फार्मूला जो दूसरा फार्मूला है आगे आएगा। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। उसी तरह से जैसे एनर्जी वाला था उसी तरह से, तो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो एवरेज होगा, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और मीन स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो एवरेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मीन स्पीड। तो मीन स्पीड को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को इसमें नहीं दिया है, आगे वाला स्लाइड में होगा किससे डिनोट करते हैं जो बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है सेम उसी तरह से मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और ये डिवाइड हो जाएगा मीन स्पीड से, डिवाइडेड बाई मीन स्पीड। इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड। क्लियर है। नेक्स्ट, आसान है, जल्दी जल्दी इसको क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को CS से डिनोटेट करते हैं, C फॉर कोफिशिएंट, S फॉर स्पीड। और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को किससे डिनोट करते थे, तो C फॉर कोफिशिएंट और E फॉर एनर्जी। उसी तरह से स्पीड के लिए तो CS, ठीक है। अब ये होगा कितना, होगा इतना। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पढ़े थे आप लोग, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई मीन स्पीड। ये दिख रहा है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, यही 2 आपका फिर ऊपर चला गया, तो इसीलिए उससे फिर ये फार्मूला हमको मिला। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फार्मूला होता है। तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई n, ठीक है। यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा आपका मीन स्पीड। इसी को फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एंगुलर स्पीड में, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा 1 हो जाएगा एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड और ये मीन एंगुलर स्पीड। अगर इसको लीनियर टर्म्स में, लीनियर वेलोसिटी में भी कन्वर्ट करना चाहे तो लीनियर वेलोसिटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, v1 माइनस v2 बाई v, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म है m क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्पीडीनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को इंजीनियरिंग में बार बार पूछा जाता था, आप लोग को भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्पीडीनेस क्या है, तो CS का रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, इसका इनवर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्पीडीनेस बोलते हैं। फॉर्मूला के टर्म्स में देखिएगा तो ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन है। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मालूम है तो कोफिशिएंट ऑफ स्पीडीनेस अभी आपको पता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर कितना होता है, जो E का फॉर्मूला हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछला क्लास में कि एनर्जी का हम लोग को एक और फॉर्मूला है, अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो दिया हुआ है,
नहीं तो अदर डाटा दिया हुआ रहेगा उससे भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी के लिए हमको फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला किससे बना है? ये फार्मूला आपको सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला था ना उससे बना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? के के लिए फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे लिखे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप लोग लिखते थे ना 1/2 mv²। जब ये ही तो ये किसके लिए होता था? ये आपका किसके लिए होता था? लीनियर मोशन के लिए होता था। जब एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोशन के केस में एनर्जी हमारा ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास आपका बदल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और लीनियर वेलोसिटी बदल जाता है एंगुलर वेलोसिटी में। इसी को आई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि होता ही है, ठीक है। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो एनर्जी हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और एनर्जी निकलेगा तो किसमें आएगा? न्यूटन मीटर या जूल में आएगा। और पावर जब रहेगा तो क्या आएगा? जूल पर सेकेंड या वॉट में रहेगा। तो जूल पर सेकेंड रहे या वॉट रहे, ये अगर हो जाएगा तो उसको पावर बोलेंगे। और न्यूटन मीटर रहे या जूल रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। न्यूटन मीटर को और क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर को और क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क भी न्यूटन मीटर में होता है। तो ये सब चीज हम लोग को भी ध्यान रखना है। टॉर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर होगा, एनर्जी का भी यूनिट न्यूटन मीटर या जूल हम लोग बोल सकते हैं या होता है। उसी तरह से पावर के लिए जूल पर सेकेंड या फिर वाट या किलोवाट। तो एनर्जी हम ये जो एनर्जी निकाले हम, ये एनर्जी पार्टिकुलर किसी स्पीड पे होगा। जब फ्लाईव्हील किसी स्पीड एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उसमें कुछ एंगुलर स्पीड होगा, तो हम एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे। अगर हमको पता है कि किसी पार्टिकुलर स्पीड पे जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी इसमें मैक्सिमम होगा। ये डायग्राम देखिए, ये फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला देख के आप बता सकते हैं कि स्पीड मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। जो ये फार्मूला जो आपका दिया हुआ है एनर्जी का, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एनर्जी आपका मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। देखिए पता लगाते हैं कैसे होगा। तो देखो मास टर्म तो आप लोग जानते हो, मास टर्म तो पहले से ही ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। फ्लाईव्हील का जो मास है, स्पीड कितना भी घटे या बढ़े कोई फर्क पड़ेगा मास पे? नहीं पड़ेगा, मास उतना का ही उतना होगा। तो एनर्जी और उसी के अनुसार के रेडियस ऑफ जायरेशन भी इस पार्टिकुलर अलग अलग फ्लाईव्हील के लिए क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, अलग अलग। तो इसमें वेरिएबल चीज आपका क्या रहेगा? केवल और केवल ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर जितना ज्यादा होगा आपका एनर्जी स्टोर भी उतना ज्यादा होगा ना। तो जहां पे फ्लाईव्हील का स्पीड मैक्सिमम होगा वहीं पे आपका एनर्जी मैक्सिमम होगा, जहां पे फ्लाईव्हील का स्पीड आपका मिनिमम होगा वहीं पे एनर्जी आपका मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम एनर्जी को अगर E1 माने तो वहां पे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। और जहां पे एनर्जी मिनिमम होगा उसको लिख सकते हैं 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब I तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो एनर्जी कौन सा एनर्जी? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये E1 माइनस E2 हो गया। E1 माइनस E2 ही था ना मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आई कॉमन ले लिए था ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। ये फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग पढ़िए तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। बाकी हम लोग एनर्जी स्टोर इन फ्लाईव्हील अभी पढ़ रहे थे तो इतना तक आप लोग रिवाइज कीजिए। फिर अगला वीडियो में फिर हम लोग और देखेंगे। अगला वीडियो में 2-3 फार्मूला बचा हुआ है
वो क्लियर करके फिर न्यूमेरिकल हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक इतना आप रिवाइज